सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। जीके विद विकास सुतार यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज को अपना जो टॉपिक है वो है राजस्थान का वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि वर्तमान अपने राजस्थान में इनकी संख्या 27 है। और ये टॉपिक जैसे पशु परिचर भर्ती परीक्षा है, रीट एग्जाम है, या आरपीएससी के द्वारा जैसे सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, या कोई भी आप अधीनस्थ बोर्ड व आरपीएससी द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो सबके लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी इसको ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से इसको अध्ययन कीजिएगा। अब देखो, राजस्थान में अभ्यारण्य बहुत सारे हैं, 27 है। लेकिन अगर अपने बात करें कि एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है वो कौन कौन से हैं, जिसको थोड़ा सा हमें डिटेल में पढ़ना चाहिए, जो समय की मांग है। और समय के हिसाब से अगर आपने अपनी तैयारी को चेंज कर लिया तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर देखो, अपने जैसे 2 साल पहले का जो कंपटीशन था उसी हिसाब से अगर आप तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। लेकिन समय के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लिया तो सिलेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चाहे आरपीएससी हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो, अपने एग्जाम के अंदर अभ्यारण्य के अंदर वो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता जो देता है, वो डिटेल के अंदर 5 ऐसे अभ्यारण्य हैं जिनको वो सबसे ज़्यादा प्रश्नों में प्राथमिकता देता है। अगर मैं उनके आपको नाम बताऊं तो एक तो है अपना राष्ट्रीय मरु उद्यान, ठीक है, जैसलमेर बाड़मेर वाला। एक है सीता माता अभ्यारण्य, प्रतापगढ़ वाला। एक है सरिस्का अभ्यारण्य, अलवर वाला। एक है ताल छापर चूरू वाला। और एक है कुंभलगढ़, राजसमंद पाली उदयपुर वाला। तो ये 5 है महत्वपूर्ण। अब ऐसा नहीं है कि बाकियों में से प्रश्न नहीं आता, बाकियों में से आता है, लेकिन बाकियों में से प्रश्न क्या आता है, किसका कौन सा प्रमुख जीव है, बस इतना सा प्रश्न आता है। यहाँ से वो प्रश्न को डिटेल में लेने की कोशिश करता है कि अन्य अन्य जो इनकी विशेषता है वहां से भी वो प्रश्न बना लेता है। लेकिन बाकियों में जैसे जीव पूछता है, जैसे मुर्गों के लिए माउंट आबू फेमस है, बटबड़ पक्षी गजनेर का मुख्य जीव है ना, चिंकारा नाहरगढ़ का मुख्य जीव है, नीलगाय जो है वो रावली टोटगढ़ का मुख्य जीव है ना, इस प्रकार के वो प्रश्न बनाता है। लंगूर जमुआ रामगढ़ का जीव है। तो इस प्रकार के प्रश्न केवल वहाँ के जीवों से पूछता है, लेकिन ये 5 थोड़े से वो डिटेल में पूछता है। तो अपने इन 5 को पहले डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए अपने शुरू करते हैं। पहले अपने पढ़ते हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान के बारे में। देख, राष्ट्रीय मरु उद्यान, पहली बात तो याद रखना कि इसका जो नाम है ना वो केवल राष्ट्रीय है, ये राष्ट्रीय उद्यान है नहीं। जैसा कि आपको पिछली क्लास में बताया भी था कि राष्ट्रीय उद्यान तो मेन अपने राजस्थान में वो 3 ही है, रणथंभौर है, केवलादेव है और मुकुंदरा है। इसका केवल नाम नाम राष्ट्रीय है। अब देखो, इसमें पढ़ने को बहुत सारा है, लेकिन वही आसान बनाते हैं। 5 पॉइंट याद करते हैं। पहला इसमें पॉइंट बना लो, इसका जो सामान्य परिचय है। सामान्य परिचय के अंदर मेन इसके अंदर अपने को 3-4 बातें कवर करनी है। देखिएगा कौन कौन सी। एक तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है। जैसा कि आपको पता है ये हमारे राजस्थान के 2 जिलों में फैला हुआ है, एक तो जैसलमेर में और एक ये फैला हुआ है बाड़मेर जिले के। जैसलमेर जिले के अंदर ये 1900 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है और बाड़मेर में ये 1262 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। तो टोटल इसका जो क्षेत्रफल है वो 3162 वर्ग किलोमीटर। टोटल कितना एरिया, 3162 वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। अगर आपको याद हो तो पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो रणथंभौर है। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो याद रखो मरु उद्यान है। 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 3162। ठीक है। उसके बाद सामान्य परिचय में याद करो कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो याद रखना 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। कब की, 1981 के अंदर। और इसी का एक अन्य नाम याद रखना, इसी को
जीवाश्म पार्क के नाम से जाना जाता है। जीवाश्म पार्क जो है वो मरु उद्यान का ही नाम है। क्यों पड़ा, आगे डिटेल में समझाए। इसी को क्या बोलते हैं, जीवाश्म पार्क भी बोलते हैं। और कहा जाता है कि जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, उस रेखा के समानांतर फैला हुआ अभ्यारण्य भी केवल मात्र ये एक ही है, जो रेड क्लिफ रेखा के समानांतर फैला हुआ है। तो ये इसका बन गया सामान्य परिचय। क्षेत्रफल में बड़ा है, 1981 में स्थापना हुई। जीवाश्म पार्क इसका दूसरा नाम है। दूसरा पॉइंट बना लो, यहाँ के जो प्रमुख जीव है, मरु उद्यान के प्रमुख जीव कौन कौन से हैं देखो। यहाँ पर अपने को 5 नाम याद करने हैं, लेकिन यहाँ का जो मुख्य जीव है ना वो याद रखना। यहाँ का मेन जो जीव है वो गोडावन है। यहाँ का मुख्य जीव कौन सा है, गोडावन है। गोडावन के लिए कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है, तो मरु उद्यान प्रसिद्ध है। और भाई जैसे एक स्टूडेंट थे जिन्होंने YouTube के ऊपर जो क्लास लेते हैं ना, उस हिसाब से उन्होंने नोट्स बनाकर एक PDF फाइल में मुझे भेजी थी। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ये देखकर मुझे खुशी हुई कि जो स्टूडेंट्स है वो मेरे से जो करवा रहा हूँ उससे कुछ सीख भी रहे हैं। तो इससे ज़्यादा खुशी की बात कोई होती नहीं है, क्योंकि हम जो मेहनत करते हैं वो मेहनत अगर किसी के काम आती है तो वो एक अलग ही टाइप की खुशी होती है ना। जैसे मान लो हम जिसको पढ़ाते हैं उस स्टूडेंट्स या उन विद्यार्थियों का जब सिलेक्शन होता है तो इतनी ज़्यादा खुशी होती है जितनी अपनी कामयाबी के ऊपर नहीं होती। विद्यार्थियों की कामयाबी के ऊपर कितनी गुना खुशी होती है बता नहीं सकते। तो बहुत अच्छा लगा अभी मेरे को। तो इसी प्रकार से ना आप साथ साथ में नोट्स बनाया करो, मेहनत किया करो और थोड़ा सा हमें दिखाते रहा करो, ताकि हमें भी ये लगे कि हाँ विद्यार्थी वास्तव में मेहनत कर रहे हैं और हमें उनके लिए कुछ नया करना चाहिए, कुछ अच्छा करना चाहिए। तभी तो भी थोड़ा सा मैंने प्रयास किया कि थोड़ा और डिटेल में करवाऊँ, प्रश्नों को एक बार थोड़ा सा हटाकर तो साथ साथ में डिटेल भी चलने दूँ, ताकि थोड़ा और फ़ायदा मिले विद्यार्थियों को। तो इसी प्रकार से ना मेहनत करते रहा करो। और ये पक्का है, मेहनत करोगे तो सिलेक्शन एक दिन तो होगा ही होगा, आज नहीं तो कल होगा ज़रूर। और ये मैं पूरे होश और हवास के साथ में आपसे वादा करता हूँ कि आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। आपको मैंने ऑनलाइन व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, इस क्लास में तो नहीं है, लेकिन पीछे जो जैसे पशु परिचर वाली जो सीरीज थी उसके अंदर जो ऑपरेशन करवा रहा था उसके ऊपर PDF फाइल जब आप क्लास ओपन करोगे तो ऊपर उसके अंदर नंबर दे रखे हैं। किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई समस्या आती है, किसी भी भर्ती से संबंधित, कोई फोरम से संबंधित या कोई अन्य अगर आपके मन में डाउट है, सवाल है, चाहे राजस्थान में किसी भी कोने में आप बैठे हो, तो कोई बेझिझक आप उस व्हाट्सएप के ऊपर केवल व्हाट्सएप करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। हाथों हाथ उस समस्या का कोशिश करूंगा समाधान निकालने का, या कोई ना कोई आपको रास्ता जरूर दिखाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अगर मेरे एक प्रयास से किसी विद्यार्थी का अगर भला होता है तो इससे बड़ी कोई उपलब्धि मेरे लिए है नहीं। तो मेहनत करते रहा करो, प्रयास करते रहा करो। देखिएगा इसका जो मुख्य जीव है ना वो गोडावन है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ क्या क्या है तो याद रखना, यहाँ पर मरु लोमड़ी जो है ना, जंगली लोमड़ी वो भी है, जंगली बिल्ली यानी कि मरु बिल्ली भी है। उसके अलावा ना यहाँ पर आज भी टिड्डियों के दलों को, टिड्डी जो होती है ना उसको भी देखा जाता है। और इसके अलावा इस जंगल में सर्प की बहुत सारी ना विषैली प्रजातियां पाई जाती है। इस सर्प की विषैली प्रजातियों के लिए कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है, तो वो मरु उद्यान प्रसिद्ध है, जहाँ पर सांपों की बहुत सारी विषैली प्रजातियां पाई जाती है। लेकिन यहाँ का मुख्य जीव कौन सा है, गोडावन है, गोडावन के लिए फेमस है। अब देखो यहाँ पर सर्प की ना बहुत सारी विषैली प्रजातियां पाई जाती है। जैसे मैं अगर 2-4 आपको मेन नाम बताऊं तो याद रखना। जैसे यहाँ पर रसल्स वाइपर है, रसल्स वाइपर है, सर्प की विषैली प्रजाति यहाँ पर खूब मात्रा में देख। इसके अलावा यहाँ पर स्कैंड वाइपर है, स्कैंड वाइपर है, सर्प की विषैली प्रजाति है। उसके अलावा जैसे 2 नाम लगभग अपने जानते ही हैं, पीवड़ा व कोबरा, पीवड़ा व कोबरा, ये भी सर्प की विषैली प्रजाति है। उसके अलावा यहाँ पर जो सांडा सर्प होता है ना, सर्प की प्रजाति है, उसको भी यहाँ पर देखा जाता है। तो ये सर्प की विषैली प्रजातियों के लिए भी फेमस है। और यहाँ का मुख्य जो जीव है वो गोडावन है। इसका मतलब अगर आपसे वो प्रश्न करे ना कि राजस्थान में बताओ गोडावन के प्रजनन के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो याद रखना ये मरु उद्यान ही प्रसिद्ध है। लेकिन याद रखना अगर वो प्रश्न ये करे कि ये बताओ गोडावन के प्रजनन के लिए कौन सा जंतुवालय प्रसिद्ध है,
तो याद रखना जंतवालय जो है ना वो जोधपुर जंतवालय प्रसिद्ध। जंतवालय का मतलब है चिड़ियाघर। गोडावन के प्रजनन के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? मरु उद्यान। और गोडावन के प्रजनन के लिए कौन सा जंतुवालय प्रसिद्ध है? तो जोधपुर जंतुवालय प्रसिद्ध है। ये मरु ध्यान के 5 अपने को जीव याद करने हैं, समझ गए होंगे। इसके अलावा देखो 2 पॉइंट हो गए, तीसरा पॉइंट अपने बनाते हैं। तीसरा पॉइंट आप इसमें ये बना लो कि इस वाले जंगल में कौन कौन से अभियान है जो चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो 2 अभियान है याद रखो। एक तो यहाँ पर चलाया जा रहा है द ग्रेट इंडियन फॉरेस्टेड प्रोजेक्ट। और ये द ग्रेट इंडियन किसको बोलते हैं? गोडाउन को बोलते हैं। क्यों चलाए जा रहे हैं? स्वाभाविक सी बात है, गोडावन के संरक्षण के लिए, गोडावन को बचाने के लिए। और गोडावन को बचाने के लिए इस प्रकार का अभियान चलाने वाला भारत का प्रथम राज्य अपना राजस्थान ही। और दूसरा यहाँ पर अभियान चलाया जा रहा है, ये थोड़ा काम का ढंग से याद रखना, द ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। द ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। ये क्यों चलाया जा रहा है? ये चलाया जा रहा है यहाँ की जैव विविधता को बचाने के, जैव विविधता को संरक्षण देने के लिए। जैव विविधता का मतलब है यहाँ पर जो भी छोटी बड़ी घास वनस्पतियां वगैरह पाई जाती है ना, उनको बचाने के लिए यहाँ पर ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, द ग्रीन एग्रीकल्चर। याद रखना, अगर वो प्रश्न ये कर दे कि ये बता दो राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य कौन सा है, तो याद रखना सर्वाधिक जैव विविधता वाला जो है ना वो सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ के अंदर है। और मरु उद्यान का जैव विविधता की दृष्टि से दूसरा स्थान है। सबसे ज्यादा जैव विविधता सीता माता प्रतापगढ़ में पाई जाती है, और मरु उद्यान जैव विविधता में माता के बाद दूसरे नंबर पर है। और यहाँ की जैव विविधता को बचाने के लिए यहाँ पर ये अभियान चलाया जा रहा है। तो ये 2 प्रकार के अभियान याद रखो। चौथा पॉइंट बना लो, इस वाले जंगल में जल की व्यवस्था, जल की व्यवस्था के क्या कुछ यहाँ पर उपाय किए गए। जल की व्यवस्था कैसे करवाई जाती है? तो याद रखो, जल की व्यवस्था करवाने का जो नहर काम करती है तो वो तो है भाई आईजीएनपी। ठीक है, आईजीएनपी की किस वितरिका का पानी इसके अंदर आता है? उस इंदिरा गांधी नहर की वितरिका का नाम है बाबा रामदेव उप शाखा। बाबा रामदेव उप शाखा, ये उप शाखा है जो इसको मेन जल की आपूर्ति करवाती है। ठीक है, और ये इंदिरा गांधी नहर की सबसे अब ये बाबा रामदेव जो उप शाखा है ना, जिसके माध्यम से इस जंगल को जल की आपूर्ति करवाती है, उस माध्यम का नाम याद रखना, उस माध्यम का नाम है गजलर। माध्यम का नाम क्या है? गजलर। अब ये गजलर क्या होता है? जैसे मान लो अपना ये मरु उद्यान है, मरु उद्यान का जो एरिया है ना वो बहुत बड़ा है, 3162 वर्ग किलोमीटर हुआ है। और ये मान लो मेन इंदिरा गांधी नहर है, और इस नहर की जो एक उप शाखा है बाबा रामदेव, स्वाभाविक से बात है ये बाबा रामदेव उप शाखा है। तो इस नहर का पानी अगर इस पूरे जंगल में सीधा छोड़ दिया जाए तो शायद पूरे साल ही इस पूरे जंगल में पानी ना फैले। तो यहाँ के प्रशासन ने क्या किया, ये जो जंगल था इसकी भूमि में क्या हुआ, इस प्रकार के ना समकोण एक पाइपों का जाल बिछा दिया, लोहे के पाइपों का इस प्रकार से पूरा जाल बिछा दिया। और जहां पर पाइपें समकोण काटती है ना, वहां पर भूमि के अंदर बड़े बड़े लोहे के टैंक लगा दिए, और इन टैंकों का जो मेन गेट है वो खुला छोड़ दिया इस प्रकार से। और पाइप का एक जो छोर था वो मेन इस नहर के साथ में जोड़ दिया। अब क्या होगा, नहर का पानी क्या होगा, इन पाइपों के माध्यम से पूरे जंगल में जल्दी से फैल जाएगा, और ये लोहे के जो टैंक है वो पानी से भर जाएंगे, तो जीव वगैरह आसानी से इसमें आकर पानी पी ले। तो ये जो लोहे के टैंकों का जो जाल है ना, इसी जाल को क्या बोलते हैं? गजलर बोलते हैं। तो गजलर का संबंध किससे है? मरु ध्यान से है। इस प्रकार से इस वाले जंगल को जलापूर्ति करवाने का प्रावधान किया गया है।
लास्ट पॉइंट, यहां से प्राप्त मुख्य अवशेष कौन कौन से हैं, यहाँ से पेपर में प्रश्न खूब आते हैं। तो देखो, पहला अवशेष इस वाले जंगल से एक तो ना जुरासिक काल का अवशेष मिला है। जुरासिक काल का यहाँ से एक अवशेष मिला है। किस काल का? जुरासिक काल का अवशेष मिला है। क्या मिले? जुरासिक काल के ना यहाँ पर 25 प्रकार के अलग अलग ना वनों के अवशेष मिले हैं। यानी कि 25 प्रकार की यहाँ पर अलग अलग लकड़ियों के अवशेष मिले हैं, जो किस काल की थी? जुरासिक काल की थी, लगभग 1800 करोड़ साल पुराने। और ये जो 25 प्रकार के अलग अलग लकड़ियों के अवशेष मिले हैं ना, ये मिले हैं जैसलमेर जिले के आकल गांव से। जैसलमेर जिले के आकल गांव से। तभी तो इस अवशेष को नाम दे दिया, नाम देखना, नाम रख दिया आकल वुड फॉसिल्स पार्क। आकल वुड फॉसिल्स पार्क जो एक प्रकार का जीवाश्म अवशेष है, तभी तो इस उद्यान का नाम कर दिया जीवाश्म पार्क। अब जिसके नाम पर इसका नाम पड़ा था जीवाश्म पार्क, जीवाश्म पार्क, वो जीवाश्म अवशेष कौन से गांव में? आकल गांव में। और आकल गांव कौन से जिले का है? जैसलमेर का है। जैसे प्रश्न आ जाए ये पार्क कहाँ स्थित है, ऑप्शन में जैसलमेर भी है, ऑप्शन में बाड़मेर भी है, तो सही क्या करोगे? जैसलमेर ही करेंगे, क्योंकि मेन तो ये जो जीवाश्म है ये कहाँ है? जैसलमेर के अंदर है। तो यहाँ से जुरासिक काल के लगभग 1800 करोड़ साल पुराने 25 प्रकार के काष्ठ जीवाश्म मिले हैं, तो इसको आकल वुड फॉसिल्स पार्क कहा जाता है। ये मरु ध्यान से ही प्राप्त हुए हैं। दूसरा जो अवशेष मिला है ना, तो वो मिला है यहाँ से व्हेल मछली का अवशेष। व्हेल मछली का अवशेष मिला है, और ये व्हेल मछली का अवशेष मिला है जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव से। जैसलमेर जिले से कुलधरा गांव से। और ये कुलधरा जो गांव है ना, ये यहाँ का एक श्रापित गांव माना जाता है। पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा श्राप दिया गया था कि ये गांव कभी भी बसेगा नहीं, लगभग उजड़ा रहेगा। तो उसके बाद ये गांव कभी बसा नहीं था, लगभग उजड़ा ही रहा था। तो ये श्रापित गांव है, यहीं से व्हेल मछली के अवशेष मिले हैं। और व्हेल मछली के अवशेष मिलना इस बात को प्रमाणित करते हैं कि यहाँ पर कभी बहुत बड़ा महासागर हुआ करता था। जैसे अपने पढ़ते हैं ना कि 33 महासागर का विस्तार मरुस्थल है, तो 33 महासागर था, वो व्हेल मछली के अवशेष इस बात को प्रमाणित करते हैं। तो मरु ध्यान से ये दो प्रकार के अवशेष है, ये बड़ा काम का है, पेपर में खूब आता है। आकलवुड फॉसिल्स पार्क किस जिले से मिला है या किस उद्यान से मिला है? तो ये अपना मरु उद्यान है, जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ये 5 बिंदु बनाकर इसको याद करो, याद करना बड़ा आसान रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको याद हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, इसी प्रकार से अपने नोट्स बनाओ, इसी प्रकार से इसको याद करो। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता, तो भाई मेन तो ये प्रतापगढ़ जिले के अंदर है। और अगर आपसे वो दो दो जिले पूछे तो ये प्रतापगढ़ के अलावा चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर भी फैला हुआ है। मेन इसका जो विस्तार है वो प्रतापगढ़ के अंदर है। दूसरा अगर जिला पूछे चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहा जाता है कि ये माता सीता की कर्मस्थली है, और भगवान श्री राम के पुत्र लव और कुश की बचपन स्थली भी ये वाला उद्यान माना जाता है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार। एग्जाम के लिहाज से क्या क्या याद करें, तो यहाँ पर ना पहले तो आप 2 पर्यटक स्थल यहाँ पर याद रखना। एक तो इस वाले जंगल में लव व कुश नामक 2 झरने हैं, जो पर्यटकों के लिए बहुत ज्यादा आकर्षण का केंद्र है। और एक यहाँ पर पुरातात्विक स्थल है लाखिया भाटा, यानी कि एक प्रकार से सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो ये यहाँ का एक सभ्यता स्थल है। और आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया है कि लाखिया बाटा कहाँ स्थित है, तो ये सीता माता प्रतापगढ़ में स्थित है। ये 2 यहाँ के पर्यटक स्थल याद रखना। ठीक है, एक तो लव कुश नामक झरना और एक लाखिया बाटा। अब इसको याद कैसे करें, देखो इसमें पहले याद कर लो इस जंगल के जो प्रमुख जीव है, यहाँ के मुख्य जीव कौन कौन से हैं। तो एक तो ये सबसे ज्यादा फेमस है अभी किसके लिए? उड़न गिलहरी के लिए। उड़न गिलहरी के लिए।
कि उड़न गिलहरी कहाँ का मुख्य जीव है, लगभग तो पेपर में यही आता है, सीता माता फेमस है। अब देखो उड़न गिलहरी के बारे में ना आप 3-4 बातें याद रखना। उड़न जो गिलहरी है इसी को स्थानीय भाषा में मशोवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मशोवा कहा जाता है इसको स्थानीय भाषा में। इसका जो वैज्ञानिक नाम है इतना याद कर लो कि सबसे लंबा है। वैज्ञानिक नाम इसका है रेड फ्लाइंग सक्वीरल पेटोरिस्टा एल्बीवेंड्रा। ये उड़न गिलहरी का वैज्ञानिक नाम है। मतलब सबसे लंबा जो वैज्ञानिक नाम है किसका है? उड़न गिलहरी का है। और इसी को स्थानीय भाषा में मशोवा कहा जाता है। और कहा जाता है कि जो उड़न गिलहरी है ये अपनी शरणस्थली बनाती है महुआ वृक्ष को। महुआ का जो वृक्ष होता है, महुआ के जो पुष्प होते हैं ना, उनके कटोरों के अंदर ये छिपकर रहती है, रात्रि को बाहर निकलती है। और महुआ से आपको पता है आदिवासी लोग शराब बनाते हैं, मावड़ी नामक शराब बनती है। तो महुआ को आदिवासियों का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। तो ये महुआ को अपनी शरणस्थली बनाती है, इसी को मशोवा कहा जाता है। तो ये उड़न गिलहरी कहाँ का मुख्य जीव है? ये सीता माता का प्रमुख जीव माना जाता है। उड़न गिलहरी कह दे या वो आपसे ये कह दे कि उड़न छिपकली, तो उड़ने वाली छिपकली जो है ना, ये पूछे तो भी ये सीता माता का जीव है। मेन यहाँ का जीव उड़न गिलहरी है। इस उड़न गिलहरी के अलावा और क्या यहाँ का जीव है? तो याद रखना, यहाँ पर देखा जाता है चौसिंगा, मतलब 4 सींग वाला हरिण। इसको यहाँ पर स्थानीय भाषा में बेंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेंडल कहा जाता है। एक यहाँ पर खड़मोर पक्षी भी बहुतायत पाया जाता है। खड़मोर के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो ये सीता माता ही प्रसिद्ध। हालांकि खड़मोर जो है ना वो शुभंकर अजमेर का है, लेकिन खड़मोर ज्यादा देखा कहाँ जाता है? सीता माता में। उसके अलावा याद रखो यहाँ पर ना एक जीव देखा जाता है चीतल, बहुतायत संख्या यहाँ पर पाई जाती है, इसलिए सीता माता को चीतलों की मातृभूमि बोलते हैं। इसका उपनाम है सीता माता अभ्यारण्य का चीतलों की मातृभूमि। किसको कहा जाता है? सीता माता प्रतापगढ़ को क्या बोलते हैं? चीतलों की मातृभूमि बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर चीतल जो जीव है वो बहुत संख्या में देखा जाता है। 4 सींग वाला हरिण यहाँ पर है, तो आप बताओ काले हरिण कहाँ पर है? ताल छापर चूरू में है। और 4 सींग वाला सीता माता में है। जो मोर है ना वो ज्यादा सरिस्का में है, लेकिन खड़मोर कहाँ पर है? सीता माता प्रतापगढ़ में है। अब एक चीज है जो आप साथ में ना जोड़कर याद कर लेना, जैसे सीता माता का उपनाम क्या है? चीतलों की मातृभूमि। लेकिन वो आपसे ये कहे कि ये बताओ चीतलों की चहल पहल के उपनाम से किसको जाना जाता है? तो चहल पहल के उपनाम से बस्सी अभ्यारण्य को जाना जाता है। और बस्सी कहाँ पर है? तो चित्तौड़गढ़ में है। तो चीतलों की चहल पहल के नाम से जाना जाता है। और मातृभूमि सीता माता है, मातृभूमि सीता माता है। और यहाँ का मुख्य जीव क्या है? तो उड़न गिलहरी है। उसके बाद याद कर लेना सीता माता में पाई जाने वाली मुख्य वनस्पतियां कौन कौन सी, यहाँ पर कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती है? तो याद रखो, एक तो यहाँ पर राज्य में सबसे ज्यादा सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। सागवान के वृक्ष याद रखना, राज्य में सर्वाधिक सागवान के वृक्षों वाला जो जिला अगर आपसे पूछे तो जिला तो है बांसवाड़ा। और अगर वो पूछे सर्वाधिक सागवान के वृक्षों वाला अभ्यारण्य तो सीता माता है। प्रश्न बहुत बार आता है कि उड़न गिलहरी और सागवान के लिए प्रसिद्ध है, तो सीता माता अभ्यारण्य है, सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। और एक यहाँ पर ना सबसे ज्यादा महुआ के वृक्ष भी पाए जाते हैं। महुआ के वृक्ष, तो महुआ के वृक्षों के लिए भी ये प्रसिद्ध है। और इस महुआ जो वृक्ष है इससे आदिवासी लोग, जो आदिवासी लोग है वो एक शराब बनाते हैं। कौन सी? मावड़ी नामक शराब बनाते हैं। मावड़ी नामक किसे शराब बनाते हैं? तो महुआ को क्या कहा जाता है? महुआ को आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है। आदिवासियों का
कल्प वृक्ष, आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसको कहा जाता है? महुआ को। जबकि राजस्थान का कल्प वृक्ष खेजड़ी है और आदिवासियों का महुआ है। तो यहाँ पर सागवान और महुआ के जो वृक्ष है वो बहुतायत संख्या में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दो चीजें याद रखना कि राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभयारण्य कहाँ कौन सा है? तो सीता माता है। और राज्य में सर्वाधिक औषधियां कहाँ से प्राप्त होती है? तो सीता माता से। भारत में सबसे ज्यादा जो औषधियां है ना वो हिमालय पर्वत पर मिलती है और हिमालय पर्वत के बाद में भारत में दूसरा स्थान सीता माता का। ये औषधियों का मतलब है जड़ी बूटियां, देसी दवाइयां जो बनाने वाली जड़ी बूटियां है ना वो अपने राज्य में सबसे ज्यादा ऐसी सीता माता के जंगल में पाई जाती है। और यहीं पर सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? जैव विविधता। ये सीता माता के बारे में दो बातें याद कर लो। उड़न गिलहरी और सागवान के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? सीता माता प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। उम्मीद करता हूं आपको याद हो जाएगा। उसके बाद अपने पढ़ते हैं ताल छापर। और ताल छापर कहाँ पर है? तो ताल छापर अभयारण्य कहाँ पर है? चूरू के अंदर है। ताल छापर कहाँ पर है? चूरू के अंदर। एक तो ये कहा जाता है कि ये जो ताल छापर है ये गुरु द्रोणाचार्य जी की तपोस्थली माना जाता है। ठीक है। और इसी जंगल में एक खारे पानी की झील भी है, इसका नाम यही है, मतलब ताल छापर। ये ताल छापर नामक खारे पानी की झील जंगल में, और ये गुरु द्रोणाचार्य की तपोस्थली मानी जाती है ताल छापर। लगभग अपने पढ़ते रहते हैं। तीन बातें याद करना। एक तो यहां पर सर्वाधिक क्षारीय भूमि में पैदा होने वाली झाड़ी, पैदा होने वाली झाड़ी जो है वो यहाँ पर बहुतायत संख्या में देखी जाती है। इस झाड़ी का नाम क्या है? उसका नाम है आपका लाना झाड़ी, जो क्षारीय भूमि में उगती है। और ये झाड़ी सबसे ज्यादा कहाँ देखी जाती है? तो ये झाड़ी ताल छापर चूरू के जंगलों में देखी जाती है, जो क्षारीय भूमि में उगने वाली एक विशेष प्रकार की झाड़ी मानी जाती है। कौन सी? लाना झाड़ी। उसके बाद यहाँ का जीव कौन सा है भाई? प्रश्न तो केवल यही आता है। तो एक तो याद रखना ये जंगल अपने राज्य में कृष्ण मृगवन के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि काले हिरणों के लिए। काले हिरणों के लिए कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है? ताल छापर। और यहीं पर इन काले हिरणों को सबसे अच्छा लगने वाला जो भोजन है ना वो इस वाले जंगल में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और काले हरिणों को सबसे अच्छा लगने वाला जो भोजन है वो मोथिया घास है। कौन सी घास है? मोथिया घास है, जो ताल छापर में बहुत ज्यादा संख्या में पाई जाती है। और मोथिया घास का ही वानस्पतिक नाम, मोथिया घास का वानस्पतिक नाम है माचिया, माचिया साइपर्स, माचिया साइपर्स रोटंडस घास। माचिया साइपर्स रोटंडस घास ये मोथिया घास का ही वानस्पतिक नाम है, जो काले हिरणों को सबसे बढ़िया लगने वाली घास मानी जाती है। आप ये बताओ चार सींग वाले हरिण कहाँ हैं? वो सीता माता में है, चौसिंगा या भेंडल। और काले हरिण कहाँ है? तो वो ताल छापर चूरू के अंदर है। और इनको सबसे बढ़िया लगने वाला भोजन कौन सी घास है? मोथिया घास है। दूसरा याद रखना यहाँ पर बहुतायत संख्या के अंदर कुरंजा पक्षी भी देखने को मिलता है। अब देखो याद रखना, कुरंजा पक्षी के अंदर मैं आपको ना तीन चार तथ्य एक साथ बता रहा हूँ, जोड़कर याद रखना। क्या क्या समझिएगा और याद कीजिए। अगर वो आपसे पूछे कि राजस्थान में कुरंजा पक्षी सर्वाधिक कहाँ देखा जाता है, सीधा सा प्रश्न कर, तो याद रखना कुरंजा पक्षी सबसे ज्यादा देखा जाता है खिंचन, और खिंचन पड़ता है फलोदी के अंदर।
ठीक है। और कुरंजा पक्षी का यहाँ पर एक संरक्षित क्षेत्र भी है, जो भारत का पहला कुरंजा पक्षी का संरक्षित क्षेत्र। अगर वो आपसे ये कहे कि कुरंजा पक्षी के लिए बताओ कौन सी झील प्रसिद्ध है, तो कुरंजा पक्षी सबसे ज्यादा जिस झील के किनारे पर, वो सांबर झील है। और अगर वो आपसे ये कहे कि कुरंजा पक्षी के लिए बताओ कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है, तो याद रखना वो कौन सा है, ताल छापर है। ताल छापर प्रश्न आया हुआ था पेपर में, 2-4 बार आ गया कि काले हरिण और कुरंजा पक्षी के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है, तो याद रखना ताल छापर प्रसिद्ध। और यहीं पर क्षारीय भूमि में उगने वाली एक विशेष प्रकार की झाड़ी पाई जाती है, कौन सी, लाना झाड़ी। जो क्षारीय भूमि में उगने वाली एक विशेष प्रकार की झाड़ी मानी जाती है ताल छापर के अंदर, ये बहुतायत संख्या के अंदर देखने को मिलती है। ये ताल छापर के बारे में था, है ना, मेन बातें हो गई। इसके बाद अपने कवर करते हैं सरिस्का अभयारण्य। देखिए सरिस्का, और सरिस्का कहाँ पर है, याद रखो ये अलवर के, इसका कहाँ पर है, अलवर के। अब देखो एग्जाम के लिए ना मैं इसके अंदर आपको मेन मेन चीजें बता रहा हूँ, उसी के ऊपर ध्यान देना। एक तो याद रखो इसी जंगल में अपने राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना है। राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना कहाँ पर है, सरिस्का के अंदर, जिसकी शुरुआत हुई थी 1978 के अंदर। ठीक, आप ये बता दो राज्य की पहली बाघ परियोजना कहाँ पर है, क्लास के बाद मेन कमेंट बॉक्स के अंदर बताना प्रथम बाघ परियोजना, आपको कल याद करवाई थी, तो दूसरी यहीं पर है 1978 में। एक याद रखना, एक पर्यटन का कॉरिडोर आता है स्वर्णिम त्रिकोण, स्वर्णिम त्रिकोण। अब स्वर्णिम त्रिकोण क्या है, तो इसमें क्या होता है कि भारत के ना 3 नगरों को आपस में जोड़ा गया है, जिसमें एक तो अपना दिल्ली है, एक इसमें जयपुर है, और एक इसके अंदर आगरा है। इस परिपथ के अंतर्गत आने वाला एकमात्र राजस्थान का अभयारण्य कौन सा है, सरिस्का है, जो इसी पर्यटक परिपथ के अंतर्गत आता है। और इस पर्यटक परिपथ का नाम क्या है, स्वर्णिम त्रिकोण, जिसमें 3 नगरों को जोड़ा गया, दिल्ली, जयपुर, आगरा। और इस कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाला एकमात्र हमारा अभयारण्य कौन सा है, सरिस्का है, जो राष्ट्रीय उद्यान बनने के लिए प्रस्तावित है। एक लाइन रट्टा लगा लेना, मैं नोट लगाकर लिख रहा हूं, क्या कि राजस्थान सरकार ने इस सरिस्का को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में, राष्ट्रीय उद्यान के रूप में कब विकसित किया, तो रट्टा लगा लेना 1990 में। हालांकि भारत सरकार ने इसको अभी तक दर्जा नहीं दिया राष्ट्रीय उद्यान का, लेकिन राजस्थान सरकार इसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में विकसित कर चुकी है। और कब किया था, 1990 में। एक बार पेपर में प्रश्न आया था, लगभग ने ये सोचा था कि ये प्रश्न ही गलत है, फिशरीज का तो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है ही नहीं, लेकिन राजस्थान सरकार इसको 1990 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में विकसित कर चुकी है। तो याद रखना कि सरिस्का को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में किस वर्ष विकसित किया गया था, तो 1990 के अंदर जो है इसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में विकसित किया गया था। अब देखो सरिस्का के अंदर जो मेन जीव अपने को याद करने हैं, वो क्या क्या जीव याद करने देख, ये अपने राजस्थान में एक तो हरे कबूतरों के लिए फेमस है, हरे कबूतर के लिए। और हरे कबूतरों को स्थानीय भाषा में हरियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हरियल। ये हरे कबूतर या हरियल, जैसे उड़न गिलहरी को मसोवा बोलते हैं ना, तो हरे कबूतरों को हरियल कहा जाता है। उसके लिए ये वाला जंगल जो है फेमस है। और एक ये कहा जाता है कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा मोर जो पक्षी वो कहाँ देखा जाता है, सरिस्का में। जबकि याद करो खड़मोर पक्षी सीता माता में है, और मोर कहाँ है, तो मोर इधर सरिस्का अलवर में है। इसके अलावा भी स्वाभाविक सी बात है, अगर टाइगर प्रोजेक्ट होगा तो यहाँ पर बाघ भी देखा जाएगा। लेकिन बाघ मुख्य जीव कहाँ का है, रणथंभौर का है। यहाँ का मुख्य जीव ये दो है, कि हरे कबूतर और मोर के लिए फेमस है, हरे कबूतर और मोर के लिए फेमस है। अगर वो मान लो आपसे पूछ भी ले
कि सरिस्का के जंगल में बताओ कौन कौन से पठार है जो विस्तृत है। तो यहाँ पर दो पठारों के जो नाम है वो याद रखना, दो पठारों के नाम याद रखना। एक तो इसी जंगल के अंतर्गत आता है करास्का का पठार, करास्का का पठार, और एक इसी जंगल के अंतर्गत आता है कांकनवाड़ी का पठार, कांकनवाड़ी का पठार। ये दोनों जो पठार है वो इसी जंगल के अंतर्गत फैले हुए हैं, करास्का का और कांकनवाड़ी का पठार। तो ये सरिस्का के बारे में है, जहां पर अपने राज्य का दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट है, दूसरी बाघ परियोजना 1978 में शुरू हुई थी। ठीक है। अब देखो कुंभलगढ़ के बारे में कोई ज्यादा नहीं है, बस एक वहां पर ज्यादा चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। कुंभलगढ़ का जो मेन जीव है ना वो ढंग से याद करना, वो मेन जीव आपको मैं सबके लिखवा देता हूँ। अब बाकियों के अंदर मेन अपने को जीव याद करनी है, तो मैं थोड़ा सा आपको रिपीट करवा दूं। जैसे गजनेर अभ्यारण्य, गजनेर जो अभ्यारण्य है इसका जो मुख्य जीव याद करो पटबड़ पक्षी, इसी को रेत का तितर कहा जाता है, इसी का वैज्ञानिक नाम है इंपीरियल सैंड गाउच। और गजनेर है कहाँ पर, बीकानेर में, याद रखना। उसके बाद गजनेर के बाद में माउंट आबू अभ्यारण्य, माउंट आबू अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो माउंट आबू याद रखना ये सिरोही के है। और मैं मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, राज्य में जंगली मुर्गों के लिए कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है, माउंट आबू फेमस है मुर्गों के लिए। उसके बाद है जयसमंद अभ्यारण्य, पहले उदयपुर में था, वर्तमान ये सलूम्बर जिले में आता है। और याद रखना यहाँ पर ना सर्वाधिक जलीय जीव निवास करते हैं, इसीलिए इस जंगल को कहा जाता है जलचरों की बस्ती। क्या कहा जाता है, जलचरों की बस्ती। जलचरों की बस्ती किसको कहा जाता है, तो जयसमंद को, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है वो जलीय जीव जो है वो निवास करते हैं, जयसमंद का मुख्य जीव। उसके बाद याद रखना अपने जवाहर सागर अभ्यारण्य, जवाहर सागर है ना ये कोटा के अंदर है। और याद रखना ये जो अभ्यारण्य है ये मगरमच्छों के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है, मगरमच्छों के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। जवाहर सागर है कहाँ पर, ये कोटा के अंदर है। उसके बाद आता है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है ना इसका मेन जीव घड़ियाल है। तो ये अपने ये कह सकते हो कि ये घड़ियालों के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। और ये भी मेन कोटा के अंदर ही है, जवाहर सागर भी कोटा में, ये मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है ये घड़ियालों के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। उसके बाद में नाम आता है शेरगढ़ अभ्यारण्य, ये बारां के अंदर है। और याद रखना इसका उपनाम, इसको कहा जाता है सांपों की शरणस्थली, सांपों की शरणस्थली कहा जाता है। ये क्या था कि ये प्राचीन काल में ना सांपों की विविध प्रजातियों के लिए फेमस हुआ करता था, इसको सांपों की शरणस्थली के उपनाम से जाना जाता है। ये बारां के अंदर। उसके बाद में आता है केला देवी अभ्यारण्य, और केला देवी अभ्यारण्य कहाँ पर है, करौली के अंदर है। याद रखना यहाँ पर अपने राजस्थान में ना सर्वाधिक दोंग प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं। ये दोंग प्रजाति के वृक्षों के लिए कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है, तो ये केला देवी करौली प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा दोंग प्रजाति के वृक्ष जो है यहाँ पर अपने को देखने को मिलते हैं। उसके बाद में है बंद बारेठा अभ्यारण्य, भरतपुर के अंदर है। बंद बारेठा जो है ना ये
जरख व ब्याना पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। जरख और ब्याना पक्षी के लिए बंद बारेठा भरतपुर प्रसिद्ध है। उसके बाद में आता है नाहरगढ़ अभ्यारण्य, जयपुर वाले एरिए में। यहाँ का जो मुख्य जीव है ना वो चिंकारा है, राजस्थान का राज्य पशु। उसके बाद में आता है जमुआ रामगढ़। जमुआ रामगढ़ जो है ना ये जयपुर ग्रामीण के अंदर आता है। और यहाँ का जो मुख्य जीव है ना वो याद रखना, यहाँ का मुख्य जीव लंगूर है। जमुआ रामगढ़ ये जयपुर ग्रामीण के अंदर आता है। उसके बाद में नाम आता है कुंभलगढ़, में राजसमंद में है। वैसे 3 जिलों में फैला हुआ है, राजसमंद, पाली और उदयपुर वाले क्षेत्र में। ये याद रखना, ये भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, जंगली भेड़ियों के लिए। लोमड़ी, मरु लोमड़ी के लिए मरु उद्यान, मुर्गों के लिए माउंट आबू, भेड़ियों के लिए कुंभलगढ़। तो भेड़ियों के लिए कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है? तो ये कुंभलगढ़ प्रसिद्ध है। उसके बाद में एक नाम आता है रामगढ़ विषधारी। अब ये रामगढ़ विषधारी जो है ना ये बूंदी के अंदर है। यहाँ पर अपने राजस्थान की चौथी नई बाघ परियोजना है। ये जो जंगल है ना ये जंगली कुत्तों के लिए फेमस है। अब देखो 3 बातें याद करो, जंगली में मुर्गों के लिए माउंट आबू, जंगली भेड़ियों के लिए कुंभलगढ़ भेड़ियों के लिए, और जंगली कुत्तों के लिए रामगढ़ विषधारी, और जंगली लोमड़ी के लिए मरु उद्यान। 4 बातें हो गई। जंगली लोमड़ी के लिए मरु उद्यान अपना जैसलमेर बाड़मेर वाला वो फेमस है। उसके बाद में याद कर लेना एक आता है रावली टोडगढ़, तो मेन अजमेर में है। अब तो ये ब्यावर जिले में आ गया। मैं ये अजमेर, ब्यावर और राजसमंद जिलों के अंदर फैला हुआ है। यहाँ का जो मुख्य जीव है ना वो याद रखना नीलगाय है। ठीक है, ये यहाँ के मेन जीव है जो आपको मुख्य जीवों के नाम याद करने। उसके अलावा एक आप थोड़ा सा नोट कर लेना, धौलपुर जिले में कौन कौन से अभ्यारण्य हैं, क्योंकि धौलपुर के 3 अभ्यारण्य हैं और तीनों का पेपर में सीधा सा पूछता है कि कौन सा कहाँ है। जैसे 3 नाम याद करो। एक तो धौलपुर में केसर बाग अभ्यारण्य है, एक राम सागर वन्य विहार अभ्यारण्य है, और एक यहाँ पर वन्य विहार अभ्यारण्य है। तो ये धौलपुर में 3 है, ज्यादातर ये पेपर में 2 आते हैं। केसर बाग और राम सागर वन्य विहार कहाँ पर है? धौलपुर में है। ये अपने राजस्थान के प्रमुख अभ्यारण्य हैं। अब देखो इसको टॉपिक को मैंने पूरा फिर भी पूरा एकदम डिटेल में नहीं करवाया, क्योंकि डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारा हो जाएगा, और उतना सारा देखो किसी एग्जाम के लिए उतना सारा महत्वपूर्ण है भी नहीं। पुराने आए हुए प्रश्नों को देख लेना, अभ्यारण्य के जो प्रश्न है उन प्रश्नों को पढ़ना। मेन जो बातें होगी वो आपको इसी में से मिलेगी, सीधे से प्रश्न आते हैं। तो वो ज्ञान बांटने के लिए तो मैं भी बहुत सारा ज्ञान बांट सकता हूँ, लेकिन उस ज्ञान का क्या काम जो बाद में विद्यार्थियों के मन में गालियों को लेकर आए, है ना। ज्ञान वही अच्छा होता है जो एग्जाम हॉल में स्टूडेंट्स के प्रश्नों को सही करवा दे बस, और उसका सिलेक्शन करवा दे बस, उतना सा ज्ञान काफ़ी होता है। तो ये आपका अभ्यारण्य वाला टॉपिक था। ठीक है, प्रयास किया है कि आपको बहुत सारा नहीं, लेकिन जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है बस उतना सा आपको शानदार तरीके से याद करवा दिया जाए, समझा दिया जाए, ताकि किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो तो उसके लिए कम से कम ये टॉपिक आपका सिरदर्द ना बने। कम से कम ये तो लगे कि ये टॉपिक तो लगभग हमें एग्जाम के हिसाब से हमारे याद है, बस एक बार रिवाइज करने की जरूरत है। ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो आप कोशिश किया करो, क्लास को लाइक कर दिया करो और अपने साथियों के बीच में शेयर भी कर दिया करो भाई। और अगर आप बहुत ईमानदारी से मेरे साथ जुड़े हुए और मुझ पर आपका विश्वास है कि जो सर करवा रहे हैं वो सही करवाएंगे और हमें अच्छा दिशा निर्देश देंगे, तो मेरी एक गुरु दक्षिणा के रूप में जो क्लास का लिंक होता है ना उसको अपने व्हाट्सअप स्टेटस के ऊपर ज़रूर लगाया करो। आपके पास में जो भी व्हाट्सअप ग्रुप है उसके ऊपर शेयर भी किया करो। ठीक है, इससे होगा क्या कि थोड़े से विद्यार्थी और ज़्यादा इस परिवार में ऐड होंगे तो मेरा भी थोड़ा हौसला बढ़ेगा कि हाँ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है विद्यार्थियों का, तो मुझे कुछ और बेहतरीन उनके लिए करना चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा प्रयास किया करो।
आगे इधर उधर शेयर करने का, ताकि और भी स्टूडेंट इस परिवार से जुड़े और मैं आपके लिए कुछ और बेहतरीन कर पाऊँ। ठीक है, बाकी अपनी राय और आपका जो भी सुझाव है वो मेन कमेंट बॉक्स में बताया करो। बाकी पशु परिचर की लगभग 6-7 क्लासों का अलग से थंब लेना, उस क्लास को जब ओपन करोगे तो उसकी मेन क्लास के अंदर ऊपर पीडीएफ के ऊपर ऊपर मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, तो उसके ऊपर आप ज़रूर व्हाट्सअप के माध्यम से संपर्क करो। किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या है, किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, या कुछ पूछना है, या किसी प्रकार का आपके मन में कोई डाउट है, या किसी भी प्रकार का प्रश्न है, तो किसी भी प्रकार का हो तो आप व्हाट्सअप के माध्यम से आप मेरे से जुड़ सकते हो। और व्हाट्सएप के माध्यम से समय समय पर मैं आपको अवगत भी करवाता रहूँगा। बाकी आपके जो सुझाव है वो आमंत्रित है। क्लास पूरी होने के बाद मेन कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट जरूर कीजिएगा, और क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बाकी इसी प्रकार से आप विश्वास बनाए रखिएगा, हमेशा जुड़े रहिएगा, और जीके विद विकास द्वार यूट्यूब चैनल के अंदर इस परिवार को बढ़ाने में मेरी सहायता कीजिएगा। क्लास के लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर ज़रूर लगाइएगा, और अपने साथियों के बीच में इसको अधिक से अधिक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जय हिंद, जय भारत।